नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है 1857 रिवोल्ट। इस टॉपिक के अंतर्गत आज देखेंगे बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत देखने को मिलेगा बच्चों, कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ जिन सिपाहियों के द्वारा क्रांति का बिगुल बजाया था और उसकी शुरुआत 10 में 1857 को मेरठ कैंटोनमेंट से हुई थी, वो सिपाही यहां से क्रांति का झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं और बहादुर शाह जफर के सामने पहुंच जाते हैं, जो अंतिम मुगल बादशाह है। अभी 11 मई को मुगल बादशाह इस क्रांति का नेतृत्व अपने हाथों में लेते हैं और जैसे जैसे इस क्रांति की खबर अन्य शहरों तक पहुंचती है तो वहां के लीडर्स भी क्रांति का बिगुल बजाते हैं, जिसके अंतर्गत नाना साहब कानपुर में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर व बेगम हजरत महल लखनऊ के अंदर क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। इनके अलावा साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा फॉलोअर्स में राजा रानीज, तालुकेदार, नवाब्स और अन्य वुमेन, रिलीजियस लीडर्स और फकीर लोगों ने भी इस क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साथ ही साथ ये तो वो टॉप लीडर थे, लेकिन इनके अलावा शाहमल व गुन्नू जैसे जो लोकल हीरोज थे, उन लोगों ने भी क्रांति में जान फूंकने का काम किया। इन सभी के बारे में आइए चलते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा क्रांति का सबसे पहले बिगुल बजाया गया। इनके द्वारा 2 ब्रिटिश ऑफिसर, जिसमें हियर से वह वॉक को गोली मारी, वॉक की मृत्यु हो जाती है जबकि हियर से बच जाते हैं। यहां पर देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी जो 34 नेटिव इन्फेंट्री को भंग कर दिया जाता है और मंगल पांडे को तोप से उड़ा दिया जाता है। और कहते हैं इसकी खबर बाकी कैंटोनमेंट में पहुंचती है तो सिपाहियों के मध्य खुसफुसाहट शुरू हो जाती है। अब चलते हैं हम मेरठ कैंटोनमेंट में। मेरठ कैंटोन में अभी अभी क्या होता है कि 3rd जो नेटिव घुड़सवार सैनिक 90 सैनिक हैं, ये जो कारतूस को चलाने से मना कर देते हैं। कौन सी वाली कारतूस? वो एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे, जिस पर काऊ और पिग का फैट लगा होता है, उसको यूज करने से मना कर देते हैं। इस वजह से 85 सोल्जर्स को 10 साल की सजा दी जाती है और कहते हैं पूरी की पूरी टुकड़ी को भी भंग कर दिया जाता है। इसी के विरोध में इनके कुछ साथियों के द्वारा 10 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया जाता है। और इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि चारों तरफ जितनी भी बिल्डिंग्स थी, बैंगलोज थे, उन सबको तहस नहस कर दिया जाता है और वहां के जितने भी हथियारों पर कब्जा कर लिया जाता है। साथ में देखेंगे बच्चों कि जैसे ही जितने भी रिकॉर्ड रूम हो, वेपन्स हो, जितने भी बिल्डिंग्स, ऑफिसर्स के बैंगलोज वगैरह हो, सबको नष्ट कर दिया जाता है। और देखने को मिलेगा एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी कनेक्ट विद द व्हाइट मैन बिकम ए टारगेट। और यहां पर देखने को मिलेगा कि इन लोगों ने केवल और केवल एक व्हाइट मैन को अपना निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया। इस क्रांति के दौरान प्रोक्लेमेशंस मींस घोषणाएं की जाती है। अभी तक क्या था, पर्शियन लैंग्वेज की जगह इंग्लिश लैंग्वेज को लेके आए थे। इस वजह से भी बहुत सारे इसके विरोधी थे। इस वजह से अब हिंदी, उर्दू और पर्शियन में बहुत सारी घोषणाएं की जाती है। और किसकी? हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। और साथ साथ टू यूनाइट राइज एंड द एक्सटर्मिनेट द फिरंगीज, कहते हैं इन फिरंगीज को देश से बाहर निकालने की अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है देश के अंदर। सो ये वाली बात देखने को मिलेगा। व्हेन द ऑर्डिनरी पीपल्स बिगिन जॉइनिंग द रिवोल्ट द टारगेट ऑफ अटैक वाइडेंड, कहते हैं कि जब आपने मेरठ को देखा, मेरठ के अंदर जब देखते हैं तो मेरठ से ये अलग अलग टाउन्स के बाद विलेज के अंदर जैसे जैसे स्प्रेड होता है और लोकल लोग और जुड़ते हैं,
तो इस क्रांति का क्षेत्र या विस्तार बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। साथ इन मोस्ट प्लेस देयर हाउसेज वर लूटेड एंड destroyed in many towns like Lucknow, Kanpur and Bareilly. Money lenders and the rich also become the objects of the rebel wrath. कहते हैं अंग्रेजों के साथ साथ जितने भी जो जमींदार थे, तालुकेदार थे, ये भी शोषण के प्रतीक माने जाते थे। इस वजह से जितने भी लोकल पीपल सबसे पहले जो उनको सामने दिखाई दिया उस पर अटैक करना प्रारंभ किया। किसके साथ साथ? ब्रिटिशर्स के साथ साथ। देखेंगे पीजेंट्स नॉट ओनली साथ देम द ऑपरेशंस बट ऑल्सो अलाई विद द ब्रिटिशर्स। कहते हैं जितने भी किसान थे वो इन सबको भी ब्रिटिशर्स के साथ अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सबसे पहली सीढ़ी यही थे इनके शोषण की। किनके शोषण की? किसानों के शोषण की। आगे चलते हैं। द म्यूटिनी इन द सेपॉय रैंक क्विकली बिकम ए रिबेलियंस। There was a general defiance of all kinds of authority and hierarchies. In the month of May-June, the British had no answer to the action of the rebel. कहते हैं जब मई के महीने में जब क्रांति की शुरुआत होती है तो मई और जून ऐसा महीना रहा जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर या ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कोई जवाब देना बड़ा भारी रहा। पूर्ण रूप से क्रांतिकारियों के हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है। इस वजह से पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य सन्न रह जाता है और कंफ्यूज रहता है करे तो क्या करें इस बात के लिए। आगे देखेंगे इंडिविजुअल ब्रिटेन्स ट्राई टू सेव देयर ओन लाइफ। कहते हैं जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो पहले तो अपनी लाइफ और ओन लाइफ और फिर अपने परिवार की लाइफ बचाने में लग जाते हैं। और साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो एक ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कि ब्रिटिश साम्राज्य ऐसे ढह गया जैसे ताश के पत्ते हो। देख लीजिए कोलैप्स लाइक ए हाउस मेड ऑफ द कार्ड्स। कहते हैं ताश के पत्तों से बने हुए घर की तरह पूरा ब्रिटिश साम्राज्य इस क्रांति में ढह जाता है। सो ये वाली बातें अभी हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा बच्चों, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा ये सारा सीन अब तक तो चल रहा था, लेकिन अब ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो क्रांतिकारी हैं और बहुत सारे इतिहासकार इस क्रांति के अंतर्गत देखने की कोशिश करेंगे क्या इन दोनों के मध्य या बाकी अलग अलग कैंटोनमेंट, अलग अलग छावनी, अलग अलग शासकों के मध्य कोई संबंध था या इनके मध्य कोई संचार या कम्युनिकेशन के साधन थे। इस पर आइए चलते हैं और चर्चा करते हैं। The reason for the similarity in the pattern of the revolt in the different place lay partly in the its planning and coordination। हमें बहुत सारी जगह जाकर देखते हैं तो यहाँ पर इन लोगों की जो प्लानिंग होगी और कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर संबंध भी देखने को मिलते हैं। तो कैसे देखने को मिलते हैं बताइए सर। इट इज क्लियर दैट देयर वाज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेपॉय लाइन इन वेरियस कंटेनमेंट। कहते हैं जब 7th अवध रेगुलर कैवलरी जो एनफील्ड राइफल को यूज करने से डिनाइड करती है तो ये 48 को लिखती है और उनके जवाब का वेट कर रही होती है। मींस ये तो डिनाई कर देते हैं और इनसे भी कहते हैं कि आप भी डिनाई कर दो और आप हमें इसको वापस रिपोर्ट करो। तो इन सब बातों से ये लगता है कि इन सभी के मध्य कुछ तो संबंध था, संचार के साधन थे, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और एक दूसरे के पास मैसेज भी डिलीवर कर रहे थे। सेपॉय और अदर एमिनिसरीज मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। कहते हैं एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट के मध्य एमिनिसरीज मतलब इन सिपाहियों के दूत मतलब मैसेंजर, ये एक मैसेज को दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचा पा रहे थे ताकि उन लोगों के मध्य कोऑर्डिनेट कर सके और क्रांति का बिगुल बजा सके। ये बात भी देखने की। इसके लिए और भी चीजें यहां पर देखने को मिलेगा कि जो लोटस और रोटी, दो वर्ड और सुन लीजिए। लोटस क्या है? जो शिक्षित वर्ग थे उनके मध्य तो लोटस मीन्स कमल का फूल देकर क्रांति की जो मैसेज या चेन को और बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ जो
मतलब आम लोग थे, उनके मध्य रोटी सर्कुलेट की जाती। कहते हैं कि रात में व्यक्ति आते और आकर एक व्यक्ति या चौकीदार को गांव के को रोटी देते और कहते कि अगले 5 गांवों में इसको सर्कुलेट करो। तो ये सिर्फ और क्रांति का मैसेज था जो ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ जो गुबार भरा हुआ था वो फट पड़ा था। अगर मैं यहाँ पर विद्वान डिजरेली को अगर कोट करते हुए बोलूं तो जब कहा गया कि क्या 1857 रिवोल्ट किसी एनफील्ड राइफल की वजह से हो गया, तो वो नकारते हैं। कहते हैं कि इतना बड़ा विद्रोह केवल एक राइफल की वजह से नहीं हो सकता। इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य की जितनी भी शोषणकारी नीतियां थी जो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जो की थी उसी का ये परिणाम था। साथ ही साथ कहते हैं कि अभी लोगों के अंदर असंतोष आया था, तो इनके द्वारा जो बंगाल से लेकर दिल्ली तक जो इनके द्वारा प्रॉमिसेस किए थे उनको तोड़ने के कारण ही ऐसा हुआ था। तो ये सारी क्रांति एक दिन का परिणाम नहीं थी। तो ये शब्द हैं इतिहासकार प्रमुख विद्वान डिजरेली के। ओके, आगे देखते हैं। पीपल वर दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रिबेलियंस। यहां पर लोग योजना भी बनाने लगे और बातें भी करने लगे। द पैटर्न ऑफ द म्यूटिनीज एंड द पीसेज ऑफ द एविडेंस दैट सजेस्ट सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन रेज सर्टेन क्रूशियल क्वेश्चंस। कहते हैं जो ये जो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन है ये कुछ प्रश्न खड़े करते हैं, क्वेश्चंस खड़े करते हैं। तो कैसे खड़े करते हैं मान सिंह जी? तो हाउ वर द प्लान्स मेड, कैसे कि ये प्लान बनाया कैसे गया। कहते हैं हु वर द प्लानर्स, कहते हैं ये किसने बनाया। तो कहते हैं इतिहास में जितने भी हमारे पास तथ्य हैं उनसे हमें पूर्ण रूप से इनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती, लेकिन फिर भी ऐसे छोटी मोटी जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें प्लान तो था और कोऑर्डिनेशन भी था, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं था जितना होना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल ज्यादातर राजा महाराजा वही थे जो ब्रिटिश साम्राज्य से असंतुष्ट थे। ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे थे जो अभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे, क्योंकि वो अपने साम्राज्य की रक्षा चाहते थे। इस वजह से यहां पर भी वही चीज देखने को मिलेगी, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन है लेकिन उतना नहीं है। ये वाली बात देखेंगे। ऑफ द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स टू प्रोवाइड द डायरेक्ट आंसर टू सच क्वेश्चंस। जो भी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर ये बातें देखने को मिलती है। देखते हैं। बट वन इंसिडेंट प्रोवाइड क्लू as to how the mutinies came to be so organized। कैप्टन हर्सले मिलिट्री पुलिस में है और यहाँ पर गिवन ए प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग द म्यूटिनी। कहते हैं प्रोटेक्शन के लिए इंडियंस सबऑर्डिनेट्स है। तो इसमें देखने को मिलेगा द 41 नेटिव इन्फेंट्री ऑल्सो विच वॉज स्टेशन्ड इन द सेम प्लेस। इंस्टेड कहते हैं जब इनके द्वारा जितने भी अंग्रेज ऑफिसर्स को मार दिया गया तो फिर बात आती है कि इसका क्या करें। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मार दिया जाए, या तो मार दिया जाए या फिर इसको क्या कहें बंदी बना लिया जाए। इस बात पर यहां पर बहस छिड़ जाती है। अब जब बात आर्मी पुलिस के पास गई तो वो भी कुछ खास निर्णय नहीं लेती है। तो यहां पर एक पंचायत बुलाई जाती है जो नाइट में बुलाई गई थी। उस पंचायत में इस बात को रखा गया। तो कहने का मतलब इन लोगों के मध्य अगर पंचायत बुलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं तो कोऑर्डिनेशन है, लोग उससे जुड़े जरूर हैं। तो ये सब बातें हमें यहां से क्लू देती है कि उन लोगों के मध्य कुछ न कुछ संबंध मींस क्रांति को लेकर जरूर था। यहां पर देखेंगे चार्ल्स बॉल कहते हैं हु रोट वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरियन ऑफ द अपराइजिंग नोटेड दैट पंचायत वर नाइटली ऑक्यूरेंस इन द कानपुर सेपोई लाइन्स। कहते हैं जो पंचायत थी नाइट में लगा करती थी। ये बात यहां पर चार्ल्स बॉल जो लिख रहे हैं। आगे देखते हैं। व्हाट दिस सजेस्ट इज दैट सम ऑफ द डिसीजन वर टेकन कलेक्टिवली। यहां पर जो निर्णय लिए जाते थे वो एक साथ
कलेक्टिवली लिए जाते थे। ये कहाँ पर, सेपोय लिव्ड इन लाइन्स, जहाँ ये रहते हैं सेपोय लाइन्स वगैरह में, जहाँ पर ये गैदर्ड होते थे। तो ये वाली बातें हमें देखने को मिलती है। द सेपोयस वर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रिबेलियंस। कहते हैं यहाँ पर जो सिपाही जो असंतुष्ट थे वही इस विद्रोह के अंदर मेन भूमिका अदा करते हैं। तो ये वाली बात तो कम्युनिकेशन की थी। अब यहाँ से जैसे ही अब चलते हैं, ये तो 10 तारीख की बात होती है और इसके आसपास की और जितनी भी हुई, लेकिन अब क्रांति का झंडा लेकर सिपाही दिल्ली पहुंचते हैं और इस क्रांति को वेल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से संचालित करने के लिए क्रांति का झंडा ये ले जाकर किसके हाथों में थमा देते हैं, तो यहां पर देखने को मिलेगा बहादुर शाह जफर। इस समय मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक हैं, जिसके अंतिम शासक ही हुए। तो कहते हैं अभी तक इनके पास भी, इतिहासकार कहते हैं कि जितने भी सैनिक हैं बहादुर शाह जफर की रहनुमाई के लिए रेड फोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन कहते हैं रहनुमाई के लिए इनके पास था कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी इनके आशीर्वाद से हिंदू मुस्लिम यूनिटी ने ऐसा जोर दिखाया कि ब्रिटिश साम्राज्य के दांत खट्टे हो जाते हैं। तो कहते हैं कि बहादुर शाह जफर जैसे ही इनके ऊपर आशीर्वाद देते हैं और इसका संचालन बहादुर शाह जफर के हाथों में, नेतृत्व में आ जाता है और यहां से क्रांति का बिगुल मुगल साम्राज्य के झंडे के नीचे से बजने लगता है। और कहते हैं कि यहाँ का जो सेनापति था वो बख्त खां था। लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि कहने को बहादुर शाह जफर बादशाह थे, लेकिन इन्हें और इनके सेनापति को किसी भी प्रकार के युद्ध का अनुभव नहीं था। ये बात भी, और बादशाह का जलजला पलवल तक ही है और इनका जो क्षेत्र है बहुत कम रह गया था। तो ये भी इनकी एक समस्या थी। फिर भी ये मतलब क्रांति के साथ, झंडे के साथ उठ खड़े होते हैं। सो ये वाली बात यहाँ पर बहादुर शाह की बात में देखने को मिलती है। कहते हैं कि जैसे जैसे खबर दिल्ली से अन्य शहरों तक पहुँचती है, वहाँ पर भी जो लीडर्स थे ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीतियों, राजनीतिक पॉलिसीज, प्रशासनिक पॉलिसीज, आर्थिक पॉलिसीज, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से परेशान थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। अगर कानपुर की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कानपुर के अंदर नाना साहब हैं। नाना साहब कौन है ये भी जान लेते हैं। नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र हैं, जिन्हें इनके पिता की मृत्यु के बाद पेंशन नहीं दी जाती है। ब्रिटिश ऑफिसर्स कह देते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो समझौता आपके पिता के साथ किया था, आपके साथ तो नहीं किया था, इसलिए आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। इस वजह से जितने भी जो इनके समर्थक थे, समर्थक के साथ नाना साहब इस क्रांति में कूद पड़ते हैं और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं और क्रांति को आगे ले जाकर बढ़ते हैं। साथ में देखने को मिलेगा झांसी के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कहते हैं इनके जो पति की मृत्यु के बाद जो इनके द्वारा दत्तक पुत्र एडॉप्ट किया गया था, उसको ब्रिटिश साम्राज्य परमिशन नहीं दे रहा था और इनके पूरे के पूरे साम्राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में इंक्लूड कर लिया था। इस वजह से अपने पुत्र दामोदर राव के लिए ये क्रांति में कूद पड़ती है। सो ये वाली बात हमको देखने को मिलती है। इनके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि बिहार के अंदर कुंवर सिंह कहते हैं कि इतनी उम्र के बाद भी ये जो ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ अपनी उम्र का लिहाज ना करते हुए भी क्रांति में कूद जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमको देखने को मिलती है। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो साथ ही देखने को मिलेगा कि इनके अलावा जो अवध के साथ भी हम देख लेते हैं क्या किया था। वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलर नवाब वाजिद अली शाह। कहते हैं जो अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह को, जो अभी तक इनके साथ सब्सिडरी अलायंस से लेकर हर पॉलिसीज और हर जगह इनके साथ खड़े थे, राजनीतिक रूप से साथ साथ आर्थिक रूप से भी, चाहे सेपोइस के साथ हो, हर जगह सबसे ज़्यादा
समर्थन देने वाले अवध के नवाब भी थे अंग्रेजों को। लेकिन अवध के नवाब का भी 1856 तक आते आते कर दिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में इंक्लूड कर लिया था। तो इस वजह से जो इनकी बेगम है हजरत महल अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर को गद्दी पर बिठाने के लिए संघर्ष कर रही है, वो भी इस क्रांति में कूद जाती हैं। तो इस प्रकार जितने भी सताए हुए लोग थे ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीतियों से, वो सब क्रांति का बिगुल अंग्रेजों के खिलाफ बजाने लगते हैं। सो ये वाली बात देखने को मिलती है। अब मैप देख लेते हैं और क्रांति का जो प्रचार प्रसार था वो कैसे होता है। कहते हैं अगर बात करें तो मेनली तो बंगाल से मंगल पांडे से शुरुआत होती है, लेकिन प्रमुख रूप से जो 10 मई से यहां पर शुरुआत होती है मेरठ से। ये सिपाही मैप के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ये सिपाही यहां से चलकर 11 मई को कहां पर पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। तो ये वाली और बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेतृत्व देते हैं। उसके बाद जो क्रांति का जो संचार हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, जिसके बाद लखनऊ में देखने को मिलता है 4 जून को, 5 जून को कानपुर देखने को मिलता है। उसके बाद अन्य शहर इलाहाबाद वगैरह होते होते झांसी के अंदर भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इस क्रांति का विस्तार होने लगा, लेकिन साथ में कुछ लिमिटेशंस भी रहेगी, जिसमें हम इस क्रांति के फेलियर के कॉजेज में उस टॉपिक के अंतर्गत इसको देखेंगे। तो इस प्रकार ये क्रांति मेरठ से दिल्ली व दिल्ली से इन सभी क्षेत्रों में भी बढ़ती है। साथ ही साथ राजस्थान के यहाँ पर देखें, कोटा वाले क्षेत्र देखें, जोधपुर में देखें, और अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे हरियाणा में हो, पंजाब के अंदर भी कुछ लगे हुए क्षेत्रों में हो, यूपी तो मोस्टली पूरा था ही, कुछ बिहार के आरा जैसे क्षेत्र हो, कुंवर सिंह जैसे, और मध्य प्रदेश में हो। तो इन क्षेत्रों में स्पेशली जो गैंगेटिक बेल्ट रहा था, इस गैंगेटिक बेल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इस क्रांति का विस्तार इस वाले क्षेत्र के अंदर देखने को मिला था। तो ये वाली बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, यहां पर फॉलोवर्स के अंदर देखें कि अलग अलग राजा, रानीस, नवाब, तालुकेदार, ये वो लोग थे जिनको, चाहे नवाब हो, जिनको अपनी सत्ता से हटा दिया था, तालुकेदार जिनसे जागीरी छीन ली गई थी, कहते हैं 20,000 जागीरी छीन ली गई, राजा रानीस को पेंशनर, जो एक साम्राज्य के अधिपति हुआ करते थे, उनको केवल पेंशनर बना के छोड़ दिया ब्रिटिश साम्राज्य ने। इस वजह से ये क्रांति से जुड़ गए थे। अभी जैसे आपने देखा टाउन्स और सिटीज का ये कंडीशन है, लेकिन जब गांवों की ओर मूव करते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य की जो शोषणकारी नीतियों में इनके द्वारा जो रेवेन्यू पॉलिसीज हो, वह अन्य टैक्स हो, साथ ही साथ सोशल एंड रिलीजियस कोजेज भी प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा। साथ ही देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के पिछलग्गू जो फॉलोवर्स थे, प्रमुख रूप से जो मनी लेंडर्स हो, ग्रेन डीलर्स हो, जमींदार हो, उनके खिलाफ भी इन लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। इस वजह से, और फकीर और रिलीजियस लीडर भी प्रमुख रूप से शामिल थे। कहते हैं कि दिल्ली और अन्य कैंटोनमेंट में ऐसे फकीर को देखा गया जो हाथी पे चढ़ के आता था और बहुत सारे सिपाही उससे गुप्त रूप से मंत्रणाएं करते थे। तो इसका मतलब हर व्यक्ति का कुछ न कुछ रोल है और वो क्रांति की मसाल को लेकर आगे बढ़ रहा है और लोगों के मध्य अलख जगा रहा है, मींस मैसेज को स्प्रेड कर रहा है कि जाग जाओ, क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। ऐसी बातें हर कोई, चाहे मौलवी हो, जितने भी हो, हाँ वो लोग भी यही काम कर रहे हैं। अहमदुल्ला जी हो, चाहे बरेली के अंदर हम देखें खान बहादुर खान हो, आरा में कुंवर सिंह हो, इलाहाबाद के अंदर मौलवी लियाकत अली जैसे व्यक्ति भी प्रमुख रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और कहते हैं जैसे ही क्रांति की शुरुआत हुई, ब्रिटिश जितने भी ऑफिसर्स को या तो मार दिया गया या उनको हटा फेंका था, उखाड़ फेंका था। तो जैसा पहले हमने पढ़ा था कि मई जून में ब्रिटिश साम्राज्य सन्न होकर देख रहा था। जिस प्रकार गर्मी की लू चलती है, उस लू के थपेड़े में अपने आप को बचाए फिरते हैं लोग, मतलब दीवारों के सहारे, पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं, वैसे पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य देख रहा था कि कब ये लू ठंडी हो।
इस क्रांति की ज्वाला ठंडी हो और हम इसे वापस रिकैप्चर करें। सो ये वाली बात देखने को मिलेगी। साथ में देखने को मिलेगा, ये तो था अभी तक हमने देखा सिटी और बड़े बड़े क्षेत्रों में, साथ ही देखने को मिलेगा जैसे शाहमल मोबिलाइज द विलेजेस ऑफ द परगनाज बरौट इन द उत्तर प्रदेश। शाहमल जी यूपी के अंदर बहुत सारी इस क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। गुन्नू ए ट्राइबल कल्टीवेटर ऑफ सिंहभूम इन द छोटा नागपुर बिकम ए रिबेल्स लीडर ऑफ द कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। जो गुन्नू जैसे जो कोल ट्राइब के लीडर्स के रूप में अपनी अहम योगदान देते हैं। तो इस प्रकार देखने को मिलता है कि इस क्रांति के अंदर न केवल राजा महाराजा और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, और जिसके अंतर्गत देखेंगे कि क्रांति का जो विस्तार था अब मतलब टाउन्स वगैरह में न रहकर गांवों तक भी इसको देखने को मिलती है, जो ब्रिटिश साम्राज्य की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ थी। सो ये सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम प्रोफेसीज रूमर पर चर्चा करेंगे। तो सब बच्चे ध्यान देखिए, आई बटन व कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में हमारे बाकी वीडियोस भी हैं। हर टॉपिक के हम 5 से 7 वीडियो जितने भी टॉपिक्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो आप पूरा देखना चाहें तो इस प्लेलिस्ट में जो क्लास 12th में आप सर्च करके भी देख सकते हैं, साथ आई बटन से भी देख सकते हैं। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।